हेलो एंड वेलकम बैक। तो फिर से स्वागत है आप सभी का इस आपके प्यारे से एजुकेशनल चैनल रतन अर्थनीति पर। तो ये हमारी जो अंतिम क्लास, जो कि हम लोग इसमें अपने 250 प्लस क्वेश्चन को वह पूरा करेंगे हम लोग। ठीक है, तो जल्दी से जुड़ जाइए सभी लोग, क्योंकि ये श्रृंखला का आखिरी क्लास है। ठीक है, तो ज़्यादा से लोग इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, और अपने दोस्तों की तरफ शेयर भी कीजिए। तो चलिए फटाफट जल्दी से जुड़ जाइए। और कुछ जो शिष्य हैं जो कि जुड़े हुए हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आप लोग भी अपना जुड़िए। उसके बाद हम लोग लाएंगे एक मैराथन की क्लास। ठीक है, जिसमें हम लोग सभी क्लासों को आपस में जोड़ देंगे। फिर उसके बाद हम लोग लाएंगे एक अलग से, जो कि जीआईसी पीजीडी पर आधारित होगा, जो कि हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग चलते हैं अब वापस क्लास के लिए। तो जैसा कि दिख रहा है, ये आपकी अंतिम क्लास है, और जो 250 प्लस श्रृंखला की, लेकिन हमारी क्लासें और लगी रहेंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा 236 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है वर्ष 2000 और 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से नीचे था। यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी कौन सा जो राज्य था, राज्य जो कि साक्षरता से नीचे था। ठीक है, जो राष्ट्र की औसत साक्षरता थी उससे नीचे था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। तो चलिए पहले देखते हैं 2001 के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर कितनी थी। तो जैसा कि दिखा रहा है इसमें, भारत की जो कुल साक्षरता दर थी 2001 में, वो 64.84% थी। ठीक है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर थी 75.26%, और महिलाओं की जो साक्षरता थी जो 53.67% थी। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा थी। ठीक है, और उसके बाद लेकिन जो 10 की जो छलांग थी वो क्या थी, 1991 में आपका था 52.12%, जो कि 2001 में इतना बढ़ा था। ठीक है, 64.84%। ठीक है, और सर्वाधिक जो केरल में था और न्यूनतम बिहार में था। ठीक है, तो लेकिन आपके ऑप्शन में बिहार नहीं है, तो हम लोग और आगे थोड़ा पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं इसमें है क्या है। ठीक है, जो शीर्ष ऊपर में 3 राज्य कौन से हैं, केरल है जो कि 90.86, मिजोरम 88.80, और गोवा क्या था 82.01%। और जो न्यूनतम वाले थे, झारखंड जो कि 53% था, और अरुणाचल प्रदेश 54 था, और बिहार जो है 47 था। और लेकिन ऑप्शन में क्या है, उड़ीसा दिया है। ठीक है, तो उस टाइम के अनुसार में जो उड़ीसा की साक्षरता दर थी, किसकी, उड़ीसा की, यहाँ पर हम लोग उड़ीसा का नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो उस टाइम जो था 63.1%, कितना था, 63.1% था। क्लियर, यानी 63.1% किसका था, उड़ीसा का। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो इसमें क्या था, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, और जहाँ तक महाराष्ट्र की बात है, तो महाराष्ट्र की जो साक्षरता दर वो कितनी थी, वो 76.9% थी। ठीक है, और उसके बाद जहाँ बात रही गुजरात की, तो 69.1% थी। और जहाँ तक बात है पश्चिम बंगाल की, तो वो थी 68.6%। ठीक है, तो और उड़ीसा का था जो कि कम था, जो कि 61 पॉइंट आपका 63, सॉरी, 63.1%। तो उड़ीसा का कम हुआ। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 237। वर्ष वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, देखिए अब यहाँ पर 2001 के आंकड़े दिए हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग को चलना है 2011 के आंकड़ों, क्योंकि 2021 में जो जनगणना नहीं हुई थी, तो हम लोग चलेंगे 2011 के आंकड़ों को भी देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी केरल। देखिए जब भी आएगा शहरी जनसंख्या वाला, तो वो महाराष्ट्र ही उत्तर सही होगा, ठीक है, क्योंकि सबसे अधिक जो शहरी जनसंख्या कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। चलिए इसमें थोड़ा बहुत देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए वो 2001 आंकड़ा था, ठीक है, वो 2000 था, 2001 का आंकड़ा था, लेकिन हम लोग आएंगे 2011 पे, ठीक है। जो कि देखिए महाराष्ट्र की जो है, जो शहरी जनसंख्या कितनी है, 5.08 करोड़ है, ठीक है। यानी देश की कुल शहरी आबादी का 13.5% अकेले कहाँ पर, महाराष्ट्र में है, ठीक है। अब देखिए इसमें आते हैं जो कि सर्वाधिक शहरीकृत प्रतिशत, यानी कि जो सबसे अधिक जो शहरीकृत कितने हैं, जो कि तमिलनाडु पहले स्थान पे है। तमिलनाडु में क्या है कि 48.4% क्या है, शहरी लोग हैं, ठीक है। और केरल में है 47.7% है, और वही महाराष्ट्र में 45.2% है, ठीक है। तो हम लोग ये आंकड़ों देखेंगे, देखिए प्रतिशत के आधार पर देखेंगे तो तमिलनाडु फर्स्ट आ जाएगा, क्लियर। और 10 की वृद्धि पता ही है। और 2001 में जो कुल शहरी जनसंख्या क्या थी, 27.8 थी, और 2011 में बढ़ के कितना हो गई थी, 31.16 हो गई थी, ठीक है। तो बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, और ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए आ गए क्वेश्चन नंबर 238 पे। क्वेश्चन नंबर 238 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है, यानी कि जो पारिस्थितिक तंत्र उसको बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन कितना होना चाहिए, मतलब कि कम से कम कितना होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जो एक आई थी राष्ट्रीय वन नीति, ठीक है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, जो कि 1988, कितना, 1988 में थी। इसके अनुसार जो भी आपके भारत की जो भूमि है, ठीक है, उसके अनुसार कम से कम 33% क्या होनी चाहिए, भूमि होनी चाहिए। 33% भूमि पर क्या हो, वन होना चाहिए, कितने पर, 33%, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो अब इसके बाद चलिए, लेकिन अभी है कितना, अभी है में भारत में क्या है, अभी तक केवल कितना है, ये टोटल जो कि 2021 के रिपोर्ट के अनुसार कितना है, 24 दशमलव आपका 62% ही केवल वन है, ठीक है, जो कि काफ़ी दयनीय स्थिति में है। चलिए अर्थनीति के विश्लेषण में देखते हैं, ठीक है। जो अनिवार्य जो न्यूनतम वन है, क्लियर, आपका पता ही है कितना होना चाहिए, 33%, जो कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 में आया था, ठीक है। और अब देखिए उसका कहना है कि जो भौगोलिक क्षेत्र हो, ठीक है, जो भौगोलिक क्षेत्र उसमें लगभग कम से कम 20 से 25% वन होना चाहिए, कितना, 20%। और जो पर्वतीय क्षेत्र उसमें करीब आपका 60 से 67% इतना वन होना चाहिए। इतना क्यों होना चाहिए, क्योंकि देखिए वो, ताकि क्या बनना चाहिए, ताकि आपकी जो पर्यावरण बची रहे, ठीक है। जैसे वो पहाड़ी क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र में देखिए वहाँ पर हमेशा भूस्खलन वगैरह और फिर पहाड़ गिरना वगैरह सारी समस्याएं आती रहती हैं, तो पहाड़ों का क्षरण ना हो, ठीक है, इसके लिए ये ज़रूरी है, ठीक है। और वनों का महत्व पता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड को जो ऑब्जर्व करता है, फिर जल संरक्षण के लिए, जैव विविधता के लिए, और बहुत सारे आर्थिक लाभ हैं, ठीक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 239 तरफ चलते हैं। देखिए प्रसिद्ध पर्यावरण विशेषज्ञ सुंदरलाल बहुगुणा किस काम के लिए जाने जाते हैं, बताइए। अब जो सुंदरलाल बहुगुणा कौन है, जानते हैं इनको, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए चिपको आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी नर्मदा बचाओ, ऑप्शन नंबर सी सत्याग्रह, और ऑप्शन नंबर डी सत्याग्रह व भ्रष्टाचार विरोधी। तो ठीक है, तो सबको पता है कि जो चिपको आंदोलन चला था, कौन सा, चिपको आंदोलन, क्लियर। अब ये चला कब था, देखिए चिपको आंदोलन जो एक रेडी गांव है, जो कि उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण को प्रेरणा के लिए देता है, ठीक है। और आंदोलन में क्या हुआ था, जो कि चमोली जिला है, ठीक है, जो कि इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी। महिला में थी गौरा देवी थी, ठीक है। और उसके बाद इसमें जो नेतृत्व किए थे, ठीक है, और सुंदरलाल बहुगुणा भी थे, और चंडी प्रसाद भट्ट भी थे, ठीक है।
इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि पेड़ काटने के लिए जो पेड़ों से लिपट जाते थे, ठीक है। और मुख्य जो व्यावसायिक कटान के लिए क्या बोलते हैं, ये सब ठेका दे दिया गया था, ठीक है। और पर्यावरण असंतुलन और जलावन, चारे की अनदेखी, ये सब सारी चीज़ें था, ठीक है। तो अब इसका प्रभाव क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ? इसमें क्या हुआ था कि 15 साल तक जो हिमालय क्षेत्र है वहाँ पर क्या है, पेड़ कटाव के लिए रोक लगा दिया गया, ठीक है। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार वगैरह सारी चीज़ें मिली थी, ठीक है। और उसके बाद सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। और इनका जो कि जन्म हुआ था 1927 में, निधन 2021 में। और टीहड़ी जो गढ़वाल है, ठीक है, समाजसेवी, गांधी विचारक और चिपकवाल, दोनों इन्होंने करीब 5000 से ज़्यादा किलोमीटर पैदल चला था, ठीक है। और प्रमुख जो टिहरी बांध जो बना है उसके लिए विरोध किया, ठीक है, ताकि जो बताया कि ये पर्यावरण के लिए घातक है, ठीक है। और उसके बाद उनको 2009 में पद्म विभूषण मिला और 1981 में पद्मश्री मिला, लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर दिया। क्यों अस्वीकार कर दिया? क्योंकि जो कटार पर रोक नहीं लग पाई थी, ठीक है। और वैश्विक पहचान वगैरह। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 240। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित कहाँ है? बंगलोर में है, छोटा नागपुर में है, ऑप्शन नंबर बी लिख देते हैं हम लोग। अच्छा, बी पहले से ही है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसमें रहेगा आपका देहरादून, देहरादून। ऑप्शन नंबर डी नागपुर। कौन सा है? नागपुर, ठीक है। तो ये क्या है? पर्यावरण शोध संस्थान, ठीक है। तो पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है? देखिए, एक छोटा नागपुर या कहीं और जगह है। इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। यानी इसका उत्तर क्या होगा? नागपुर, ठीक है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 241 आते हैं, ठीक है। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? ठीक है। ऑप्शन ए बेंगलोर, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन डी मद्रास, ठीक है। तो चलिए बताइए फटाफट कौन सा है। चलिए तो आइए देखते हैं, ठीक है। तो महासागरीय क्षेत्र, जो महानगरीय क्षेत्र है, ठीक है, उसमें क्या है सबसे अधिक? जो कि दिल्ली एनसीआर में, कहाँ पर है? दिल्ली एनसीआर, मुंबई, कोलकाता में है। और उसके बाद और जो देखा जाए नगर निगम सीमा में तो 84 लाख, ठीक है, जो कि बंगलुरु में है। क्लियर? देखिए इसमें क्या है, जो मुंबई में कितने हैं? 1.24 करोड़, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में आपकी मुंबई नहीं था। फिर उसके बाद दिल्ली में है 1.10 करोड़। फिर उसके बाद जो तीसरे नंबर पे आता है वो आपका आता है कलकत्ता। कलकत्ता में है 1.4 करोड़, ठीक है। 1.4 करोड़ लोग कहाँ आते हैं? कलकत्ता में आते हैं, ठीक है। तो और इसमें बेंगलुरु जो कि दे दिया है, वो जो कि क्या बोलते हैं, जो नगरीय सीमा के आधार पर दिया है, ठीक है। तो आप लोग इसमें हम लोग मानेंगे ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, कोलकाता, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 200। चलिए क्वेश्चन क्या दिया पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 242। भारत में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है? ठीक है, क्वेश्चन फिर ध्यान से पढ़िएगा। भारत में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है? ठीक है, 25.72%, 31.86%, 20.28%, 22.52%, ठीक है। अब देखिए अभी क्या है, जो कि जो ये जो क्वेश्चन आया था सन 2000 में आया था, ठीक है। उस समय जनगणना भी नहीं आया था, तो उस समय क्या था 1991 के अनुसार इसमें ये क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर ए 25.72% क्या था उस टाइम 1991 में था, ये 1991 में था। अब क्या है, अब का जो आंकड़ा हो गया है जो 2011 के अनुसार कितना हो गया है, 31.1%, जो कि शहरी आबादी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, उसको मान सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, उसको मान सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 200। चलिए क्वेश्चन नंबर 243 पे आते हैं, ठीक है।
243 में लिखा है 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या क्या है। ठीक है, अब 1991 के अनुसार देखिए डाटा पुराना है, लेकिन अब ये क्वेश्चन भी आया था 1995 में। ठीक है, तो हम लोग नया आंकड़ा पढ़ते हैं, लेकिन उस टाइम का पहले आंसर जान लेते हैं, जो कि क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 84.4 करोड़। अभी भारत की जनसंख्या तो बहुत ज़्यादा हो चुकी, चीन से भी आगे हो चुकी है, लेकिन वो पूछेगा 2011 के अनुसार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो नया डाटा क्या है कि देखिए, जैसा कि इसमें दिया गया है। ठीक है, 2011 की जनगणना अनुसार जनसंख्या बढ़कर कितना हो गई है आपका 1.2 अरब हमको लगता है हो गया है। ठीक है, यानी 121 करोड़ लोग। बताइए, इतनी जनसंख्या हो गई है, अभी पता नहीं कितनी जनसंख्या बढ़ेगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। अंतिम जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर थी। ठीक है, जो अंतिम प्रतिवेदन जो दिया गया था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो दूसरा है। ठीक है, लेकिन हम लोग देखेंगे 2011 के अनुसार। 2011 के अनुसार जो था, इसमें करीब कुल मिला करके 17.7% याद रखिएगा। ठीक है, जो अंतिम जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार भारत की जो जनसंख्या वृद्धि कितनी है, 17.7% है। इसको कंफर्म करिएगा, क्योंकि 2011 के बाद उसके बाद कोई जनगणना नहीं हुई है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 245 पर। चलिए, क्वेश्चन दिया गया है 1971 एवं 1981 की तुलना में 1981 से 1991 के बीच भारत की जनसंख्या 10 के आधार वृद्धि सीमांत रूप से बढ़ गया है, एक रह गया है, घट गया है, या फिर घटी दर से बढ़ रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि आपकी जनसंख्या तो क्या है, वो बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन अब घटती दर से बढ़ रही है। ठीक है, क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर इसका डी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, डी इस राइट होगा, क्योंकि अब इसमें देखिए उत्तर भले ही दिया है कि आपका घट गया है, लेकिन इसमें क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से एक बार। 1891 से 81 से 91 के बीच भारत की जनसंख्या 10 के आधार में वृद्धि दर सीमांत रूप से, अगर सीमांत रूप से तो घट गया है। ठीक है, जो अगर सीमांत पूछ दिया, सीमांत रूप से तो क्या है, घट गया है, और ये घटते ही जा रहा है। ठीक है, लेकिन जो जनसंख्या है वो क्या बढ़ ही रहा है उसमें। ठीक है, चलिए हम लोग आंकड़ों की तरफ आते हैं। भारत जनसंख्या वृद्धि दर अंतिम जनगणना 2011 का प्रतिवेदन जो है, ये प्रतिवेदन है। ठीक है, 10 की वृद्धि दर क्या होगा, जो कि 2001 से लेकर जो 2011 का है, वो 17.7% है। लेकिन अब क्या है, 1991 में क्या था, 21 दशमलव इतना था, उससे घट गया, यानी कि 3.8% घट गया है। ठीक है, अब ये औसतन क्या है, अब ये धीरे धीरे क्या है, घटता जा रहा है। जनसंख्या बढ़े, लेकिन उस हिसाब से नहीं बढ़ रही जिसका बढ़ना चाहिए। ठीक है, नागालैंड में तो माइनस में चला गया, बताइए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आप लोग याद रखेंगे। चलिए आए क्वेश्चन नंबर 247 पे। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, भारत है, अमेरिका है, चीन है, रूस है। सबको पता है चीन सबसे अधिक जनसंख्या, सभी को पता है, उसके बाद भारत है। लेकिन वर्तमान जो आंकड़े आ रहे हैं जिसमें भारत की जनसंख्या अधिक है, अब विवादित समय है। अब आयोग क्या मानेगा, भारत मानेगा कि चीन मानेगा। लेकिन देखा जाए तो भारत अभी सबसे अधिक है, लेकिन जो आंकड़े जब तक प्रदर्शित नहीं हो जाते हैं तो उसको मान नहीं सकते। ठीक है, तो अब ऑप्शन नंबर ए और सी में विवाद की स्थिति है। वैसे भारत की जनसंख्या सबसे अधिक हो चुकी है, आपको सबको पता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 248 आते हैं। दिसंबर 2018 तक के आदेशानुसार विश्व के निम्न में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमीरात में, मलेशिया में, यूनाइटेड किंगडम में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। आपको पता होना चाहिए सबसे अधिक जनसंख्या जो भारत के लोग हैं वो अमेरिका में है, पहले से ही थे, अब भी हैं। ठीक है, तो सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, अमेरिका में। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 249। जननांकी में लिंगानुपात संदर्भ है। एक देश में महिलाओं की संख्या से, एक देश में पुरुषों की संख्या से, एक प्रति 1000 पुरुषों के साथ महिलाओं के अनुपात, प्रति 1000 महिलाओं में पुरुषों के अनुपात। ठीक है, देखिए जननांकी में लिंगानुपात में देखिए हमेशा जो दिखाया गया है उसका एक फार्मूला लिखाया गया है। ठीक है, कि यहाँ पर हो जाएंगे प्रति 1000 पुरुष हो गए, उस पर जन्म लेने वाली महिलाएं। ठीक है, उस आधार पर महिला है गुणित 100। ठीक है, इसी आधार पर ये निकाला जाता है। क्लियर, तो इसका राइट उत्तर क्या हो गया, प्रति 1000 पुरुषों तक महिलाओं का अनुपात। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सॉरी, इसमें एक मिस्टेक हो गया, ये होगा आपका
जो ये हो जाएगा पुरुष की जनसंख्या, ये हो जाएगी महिला की जनसंख्या, और ये हो जाएगा आपका गुणित 1000। ठीक है, उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, गलतियाँ हो जाती हैं। ठीक है, अंतिम क्लास में गलती हो गई, कोई बात नहीं। तो जितने आपके जो फिर से हम लोग इसको लिख लेते हैं, जितने आपके पुरुष हैं, मेल हैं, जितने फीमेल हैं, उसके में 1000 का गुणा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, ऊपर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, लिंगानुपात का एक फार्मूला है, आप लोग देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणते 100। ठीक है, अब 250 क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है? केरल में है, पश्चिम बंगाल में है, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो इसका आप लोग राइट उत्तर दीजिए। चलिए हम लोग देख लेते हैं, जो कि डेफिनेशन हो गया। ठीक है, और महिलाओं की कुल संख्या, पुरुषों की कुल संख्या गुणित 100, जो भारत मानक है। और लिंगानुपात जो कि 945 इस टाइम है, 2026 के आंकड़े हैं। और बाल लिंगानुपात जो कि 925 है। ठीक है, यानी कि 1000 जो जो बच्चे पैदा होते हैं उसमें, यानी कि देखा जाए तो 1000 लड़कों पर 925 ही लड़कियां पैदा होती हैं। ठीक है, और उसके बाद जो सर्वाधिक लिंगानुपात जो कि केरल में 190 है, और हरियाणा में न्यूनतम है 890 है। इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। चलिए, भारत की जनसंख्या घनत्व कहाँ पर सर्वाधिक है? ठीक है, बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व। ठीक है, कहाँ पर? बिहार में करीब 1300 प्लस है। उसके बाद है आपका पश्चिम बंगाल में, ये सब 2026 के आंकड़े हैं। ठीक है, 1100 प्लस जो जनसंख्या घनत्व क्या है, 1100 प्लस प्रति जो आपका होता है, प्रति व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर होता है ना। उसके बाद केरल में है, तीसरे नंबर पे है। ठीक है, और देखा जाए जो केंद्र शासित प्रदेश में 11,320 प्रति व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर में है। तो केंद्र शासित प्रदेश देखा जाए तो ये जो कि यह घनत्व भी सबसे अधिक हो चुका है, जो कि 2011 में की आंकड़ा है। ठीक है, अब वर्तमान कितना होगा सबको पता है। ठीक है, और उसके बाद जो न्यूनतम जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, 1 किलोमीटर में 17 व्यक्ति रहते हैं। सोचिए, तो चलिए, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, पश्चिम बंगाल हो जाएगा 250 का। चलिए, हम लोग 250 क्वेश्चन पूरे कर चुके हैं। ठीक है, एक बार क्लैपिंग कर दीजिए सभी लोग। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 250 के पार। चलिए, 251वां क्वेश्चन, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। अब देखिए, इसमें पूछा है किस राज्य में। तो अभी हमने क्या बताया, अभी हम लोग चर्चा किए थे। ठीक है, तो चर्चा में हम लोग क्या बात किए थे? तो राज्य पूछा तो पश्चिम बंगाल, अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछता तो दिल्ली हो जाता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए, तो आइए क्वेश्चन में देखते हैं 252। 1991 की जनगणना के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में जन्म दर क्या है? ऑप्शन नंबर ए 30 प्रति हज़ार, ऑप्शन नंबर बी 24 प्रति हज़ार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 18 प्रति हज़ार, ऑप्शन नंबर डी 10 प्रति हज़ार। ठीक है, तो अभी क्या है, जो 1991 के आधार पर ये ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर होगा। ठीक है, लेकिन अब जो 2021 का आंकड़ा है, 2021 आंकड़ों के अनुसार जो कि कितना हो चुका है, ये हो गया है आपका 19.7। ठीक है, 19.7%। ठीक है, ये जो कि 2019 में निकाला गया है आंकड़ा। ठीक है, 2021 का है, लेकिन 2019 में किया गया है। ठीक है, अक्टूबर में जो SRS बुलेटिन जारी हुआ था। ठीक है, तो अब उसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, दिया गया है कि 253 नंबर क्वेश्चन पे हम तो आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस धार्मिक समूह ने सर्वाधिक साक्षरता दर प्राप्त की थी? अब किस समूह ने सबसे अधिक सर्वाधिक जो साक्षरता दर कहाँ मिली थी? तो पहला ऑप्शन नंबर ए ईसाई, हिंदू, सिख, जैन। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं। तो देखिए, जो इतने भी आपके जो हैं जैन, ठीक है, जैन धर्म की जो साक्षरता स्वतः देखिए। ठीक है,
सबसे ऊपर कौन आते हैं? जैन आते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए यहाँ देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार जो साक्षरता दर, ठीक है, जो जैन है वो 94% है, ईसाई जो है 80% है, बौद्ध 72% है, और महिला साक्षरता कितनी है? 90.6% है। ठीक है, जो कि जैन के जो हिंदू हैं 63.6% है, वही सब करने में लगे हैं। और उससे ज़्यादा तो सिख हैं 69.4% है, और जो मुस्लिम है 57.3% है। ये हिंदी मुस्लिम लड़ रहे हैं, इसलिए कुछ पढ़ नहीं रहे हैं ना आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर ध्यान देना है आपको। ठीक है, और राष्ट्रीय औसत 73% है भारत का। भारत में 2011 में कुल साक्षरता दर 73% है, जो कि 73 से मतलब 74.4% तक दर्ज की गई है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें अपना चल रही हैं देश में, सबको पता। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 254 पे। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रकाश क्या है प्रतिशत साक्षरता दर किस राज्य की न्यूनतम है? ठीक है, अब 2011 में देखिए सबसे पिछड़ा है बिहार। ठीक है, बिहार में ही सबसे कम है। ठीक है, कहीं ऑप्शन आएगा उठा के बिहार आप लोग लिख दीजिएगा, और भी सब हैं। आइए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं जनगणना 2011 अनुसार दिए गए विकल्पों में सभी भारतीय राज्य पुरुषों और स्त्रियों में दोनों में प्रतिशत साक्षरता जो बिहार राज्य की न्यूनतम है। बिहार में कुल साक्षरता दर 61.8% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 71.2% तथा महिलाओं की 51.5%। ठीक है, तो समझ जाइए इस बात को। ठीक है, चलिए तो आते हैं इस सेशन के इस आखिरी क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब ये हम लोग टोटल 255 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो हम लोगों ने 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा किए हैं 250 प्लस में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? ठीक है, ये भाई कहाँ से आ गया इसमें? चलिए ठीक है, तो देखते हैं इसमें। तो आते हैं ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी नागालैंड, ऑप्शन नंबर सी मिजोरम, ऑप्शन नंबर डी मेघालय। ठीक है, ई की बात नहीं करते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं भारत के प्रमुख आदिवासी राज्य आबादी का प्रतिशत, देखिए इसमें क्या है, मिजोरम पहले स्थान पर है 94.4%, मेघालय है आपका 86.1%, नागालैंड में है 86.5%, अरुणाचल प्रदेश में 8.8 है। तो शीर्ष पे मिजोरम है 2011 में। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे तो जो आदिवासी कितने हैं 94.8% आदिवासी हैं। ठीक है, तो सबसे अधिक तो लक्षद्वीप पे ही है, लेकिन पूछा है राज्य के बारे में तो राज्य के बारे में मिजोरम आ जाएगा। ठीक है, और हाँ, और सर्वाधिक आदिवासी जनसंख्या वाला राज्य पूछा जाएगा तो मध्य प्रदेश आएगा। ठीक है, अगर प्रतिशत में पूछा जाए तो मिजोरम आएगा, और सर्वाधिक पूछा जाए तो भाई एमपी आएगा। क्लियर? तो 5वीं और 6ठी अनुसूची में इसमें जिक्र है, और इनका जो है फॉरेस्ट राइटेक्ट जल जंगल ज़मीन और एजुकेशन हेल्थ वगैरह पहुँचाना। तो ठीक है, फिर सबको पता चल गया। तो भाई तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मिजोरम। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगेगी, और बताइए अब क्लास आपको कैसा लगा। तो और उसके बाद हम जल्द ही लेकर आ रहे हैं एक पूरा मैराथन। ठीक है, ये मैराथन क्लास है। ठीक है, जिसमें जो पूरे जितने हमने प्रश्न कराए हैं एक बार फिर से सारे प्रश्नों की श्रृंखला एक ही क्लास में निचोड़ दिएंगे, ताकि आप लोग इसको रिवीजन कर सके आसानी से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद, और बाकी आप लोग बताइए कैसा रहा सेशन। और हम लोग अब इसके बाद भी आगे बढ़ते रहेंगे। अब हम लोग दूसरे किसी बुक को पकड़ेंगे और उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ग्रोथ कराइए चैनल को, क्योंकि आप ही लोग अगर सहयोग करेंगे तभी चैनल आगे बढ़ पाएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग मैराथन क्लास में। क्लियर? तो चलिए तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, शुभ रात्रि।